हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक रहेगा वायु शीतली संघनित्र के प्रकार, टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग, टाइप ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर। आप देखो, एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होते हैं? वह एयर कूल्ड कंडेंसर जिसमें कूलिंग मीडियम के रूप में वायु का उपयोग किया जाता है, एयर कूल्ड कंडेंसर कहलाते हैं। एयर कूल्ड कंडेंसर सामान्य दो प्रकार के होते हैं आपके। पहला आता है प्राकृतिक संयमन वायु शीतली संघनित्र, दूसरा होता है फोर्ड यानी फोर्स संयमन वायु शीतली संघनित्र। अब पहला देख लेते हैं अपन, प्राकृतिक संयमन वायु शीतली संघनित्र। इस प्रकार के वायु शीतली संघनित्र में संघनित्र से ऊष्मा का आदान प्रदान प्राकृतिक वायु के उपयोग से होता है। जैसे ही प्राकृतिक वायु गर्म संघनित्र के संपर्क में आती है तो संघनित्र से में प्रवाहित रेफ्रिजरेंट का तापमान वायु के तापमान की तुलना में अधिक होता है। इस कारण वायु ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाती है। गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। उस वायु के स्थान पर ठंडी वायु आ जाती है। इस प्रकार रेफ्रिजरेंट में ऊष्मा की कमी होने के कारण वह द्रव में बदल जाती है। अब इसे अपन डायग्राम में देखेंगे। देखो, ये आपका वायु शीतली संघनित्र। इसमें क्या होता है, ये जैसे इसकी प्राकृतिक वायु इसके संपर्क में आती है, ये आपका कंडेंसर ट्यूब हो गई। प्राकृतिक वायु संपर्क में आएगी तो इसमें आने वाली वाष्प रेफ्रिजरेंट के संपर्क में आएगी। ये वायु क्या रहेगी? ठंडी। क्या रहेगी वायु? ठंडी हवा। ये ठंडी हवा जैसे कंडेंसर के संपर्क में आएगी तो ठंडी हवा क्या होगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण रेफ्रिजरेंट वाष्प में क्या होगा? ऊष्मा की कमी के कारण रेफ्रिजरेंट किसमें? द्रव में बदलकर आपके आगे चली जाएगी, आगे ड्रायर के पास चली जाएगी। अब हवा क्या होती है? रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा ग्रहण करने के कारण गर्म हो जाती है, और गर्म हवा क्या होती है? हल्की होने के कारण ऊपर उठकर आपके वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में क्या जाती है? गर्म वायु ऊपर उठकर चली जाती है। इस प्रकार आपका क्या होता है? प्राकृतिक कंडेंसर संपन्न होता है। अब अपन देखेंगे प्राकृतिक कंडेंसर के प्रकार, एयर कूल्ड कंडेंसर के प्रकार या प्राकृतिक कंडेंसर के प्रकार। फिन ट्यूब टाइप कंडेंसर, दूसरा प्लेट टाइप कंडेंसर, तीसरा वायर मेश कंडेंसर। अब इससे इन्हें का अध्ययन कर लेते हैं। पहला आता है फिन ट्यूब टाइप कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर ट्यूब कॉइल कंप्रेस्ड गैस से ऊष्मा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह तांबे व स्टील की कॉइल होती है। यह कॉइलें फिन रहित यानी फिन सहित या रहित भी हो सकती है। इन ट्यूब में गर्म वाष्प आती है और हवा के संपर्क में के कारण ठंडी हो जाती है, जिससे वाष्प द्रव में बदल जाती है। अब इसका डायग्राम के जरिए देखेंगे। आपकी फिन ट्यूब टाइप कंडेंसर की संरचना किस प्रकार होती है? इस प्रकार देखो, ये आपकी कॉपर की ट्यूबें लगी हुई है। इन ट्यूबों के ऊपर क्या छोटी छोटी फिन्स लगा दी जाती है, जिससे कि कारण इसका ऊष्मा स्थानांतरण एरिया बढ़ सके। इसमें देखो, जैसे द्रव रेफ्रिजरेंट जाती है, जैसे इसमें वाष्प रेफ्रिजरेंट जाती है, तो वाष्प रेफ्रिजरेंट क्या करती है? अपनी ऊष्मा इन फिन्स को दे देती है। फिन्स को देने के कारण ट्यूब में ऊष्मा की कमी होती है। कमी के कारण रेफ्रिजरेंट द्रव में बदलकर ड्रायर के पास चली जाती है। अब क्या होती है? यह फिन्स ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाती है। गर्म होने पर क्या होता है? इसमें प्राकृतिक हवा आती है। जैसे प्राकृतिक हवा इसके अंदर प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? इन फिन्स से ऊष्मा ग्रहण करके हल्की होकर वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार ये कार्यविधि चलती रहती है। अगला कंडेंसर अपना प्लेट टाइप कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर में दो बड़ी स्टील प्लेटों का उपयोग किया जाता है।
इन प्लेटों को आपस में कंप्रेस करके फिट किया जाता है कि इनके बीच में से रेफ्रिजरेंट आसानी से बह सके। इस इसमें केवल प्राकृतिक हवा का उपयोग किया जाता है, यानी इस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग केवल प्राकृतिक वायु के लिए ही किया जाता है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं अपन। अब देखो, ये है आपका प्लेट टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रकार, एयर कूल्ड में प्राकृतिक का। अब देखो, यह प्लेट दे रखी है बड़ी वाली। इस प्लेट को इस प्रकार कंप्रेस किया जाता है कि इसमें देखो ये ट्यूब जैसी संरचना अंदर बन जाती है। क्या होती है, इसमें ट्यूब जैसी संरचना बन जाती है, जिसके कारण इन ट्यूब में क्या होती है, आपकी वाष्प रेफ्रिजरेंट तो आती है तथा द्रव में अपने को वापस प्राप्त हो जाती है। यानी इसके इनलेट से वाष्प रेफ्रिजरेंट इनलेट होती है और आउटलेट पे अपने को द्रव रेफ्रिजरेंट मिलती है। वही क्या होती है, इन ट्यूब में रेफ्रिजरेंट बहती है तो क्या होती है, ये प्लेट पूरी होती है। इस प्लेट में क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र, यानी ट्यूब की ऊष्मा किसके पास आ जाती है, प्लेट के कारण, प्लेट में, जिसके कारण इन ट्यूब में ऊष्मा की कमी होने के कारण रेफ्रिजरेंट द्रव में बदलकर ड्रायर में चली जाती है। और ये प्लेट क्या होती है, गर्म हो जाती है। ये गर्म प्लेट वायुमंडल में प्राकृतिक हवा के संपर्क में आके रेगुलेटरी ठंडी होती रहती है। इस प्रकार इसकी कार्य चलता रहता है। अगला अपना वायर मेश कंडेंसर, यानी वायर मेश कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसेशन ट्यूब को कॉइलों के रूप में मोड़कर तैयार किया जाता है। इन ट्यूब के चारों तरफ तार का जाल बनाकर लगाया जाता है। तार के जाल में वायु का संपर्क बढ़ जाता है, यानी तारों का जो जाल होता है उसके कारण वायु का संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यदि इसमें ट्यूबों को प्लेट पर लगाकर तारों का जाल बनाया जाए तो ऊष्मा जल्दी ही परिवर्तित हो जाती है, यानी ऊष्मा जल्दी ही क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है और बहुत ही कम समय में ठंडक हो जाती है। यानी ज़्यादा एरिया में लेगा तो क्या बहुत कम समय लगेगा हीट ट्रांसफ़र होने में। हीट ट्रांसफ़र जल्दी होगी तो ठंडक भी जल्दी ही मिलेगी, या आपकी ट्यूबें जल्दी ही ठंडी हो जाएगी। इसका भी अपन डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखो, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी ट्यूब थी, इसे इस प्रकार मोड़ कर बनाया जाता है। इन ट्यूबों के ऊपर क्या होती है, ये वायर जैसी संरचना लगा देती है, यानी वायर लगा दिया जाता है। ये वायर क्या करता है, ऊष्मा स्थानांतरण का एरिया बढ़ाता है, जिसके कारण ये वायु के क्या, जैसे ये ट्यूब गर्म होगी तो इसमें उपस्थित क्या MS की वायर आपके तार होते हैं, ये भी गर्म होंगे। ये गर्म होने के कारण क्या होते हैं, प्राकृतिक वायु के संपर्क में ज़्यादा आएंगे, जिसके कारण ऊष्मा स्थानांतरण अधिक होगी और रेफ्रिजरेंट जल्दी ही द्रव में बदल जाएगी। इस प्रकार आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक कंडेंसर संपन्न होते हैं। अब पढ़ेंगे फोर्स कन्वेक्शन कंडेंसर, यानी यांत्रिक कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर में ऊष्मा के आदान प्रदान के लिए एक वैद्युतीय पंखे का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वायु को बलपूर्वक पंखुड़ियों के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, यानी फिन्स के ऊपर प्रवाहित किया जाता है। इससे वायु वाष्पित रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा ग्रहण कर रेफ्रिजरेंट को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार के संघनित्र में ऊष्मा के आदान प्रदान की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग 35 या 350 किलोवाट तक उपयोग किया जाने लगा है। अब अपन क्या, ये भी डायग्राम जरिए देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार के कंडेंसर में क्या होता है, एक वैद्युतीय मोटर लगा दिया जाता है। इस वैद्युतीय मोटर की सहायता से क्या होता है, इस कंडेंसर के ऊपर हवा का सर्कुलेशन किया जाता है। हवा का सर्कुलेशन करने पे क्या होता है, ये जल्दी क्या होती है, ऊष्मा का आदान प्रदान करके रेफ्रिजरेंट द्रव में बदल जाती है। इस प्रकार ये क्या होती है, प्राकृतिक एयर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में अधिक दक्षता रखती है। इसका उपयोग क्या होता है, 350 kV तक होता है, किलोवाट तक उपयोग होने लग गया। ये भी सामान्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चेसिस माउंट कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर में एक ही चेसिस पर कंप्रेसर, कंडेंसर
कंडेंसर फैन मोटर और रिसीवर लगा होता है। दोबारा देख लो, इस प्रकार के कंडेंसर में एक ही बेस यानी चेसिस मतलब एक बेस होता है, उस पर कंप्रेसर, कंडेंसर फैन मोटर और रिसीवर लगा होता है। इसमें भी कंडेंसर ट्यूब पर पंखे की हवा फेंकी जाती है। हर्मेटिक सील्ड यूनिट में पंखे की मोटर कंप्रेसर मोटर से अलग होती है। यह कंडेंसर फिन्स व ट्यूब टाइप होते हैं। यानी आपके क्या फोर्स कन्वेक्शन कंडेंसर किस प्रकार के होते हैं? फिन्स ट्यूब टाइप। इसमें हवा के संपर्क का क्षेत्रफल अधिक होता है। इस प्रकार के कंडेंसर में कुछ क्या दोष भी हो सकते हैं या विशेषता भी हो सकती है। इसका साइज और कैपेसिटी चेसिस की साइज के अनुसार सीमित होती है। इस प्रकार के कंडेंसर पर धूल, मिट्टी आदि जमी होती है या जम जाती है, जिसके कारण कई बार क्या कंडेंसर अवरुद्ध हो जाता है या चोक्ड हो जाता है। इस प्रकार के कंडेंसर केवल घरेलू में ही उपयोग किया जाता है। अब अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखो, ये आपका एक ही चेसिस है पूरा। इस चेसिस में देखो आपका कंप्रेसर हो गया, ये ड्रायर हो गया, ये कंडेंसर हो गया, यहाँ कंडेंसर फैन मोटर इसके पीछे है, ये कंडेंसर फैन मोटर हो गई, ये इसके इनलेट आउटलेट हो गए। ये प्रकार का उदाहरण के रूप में हो सकता है आपका एक स्प्लिट एसी का आउटडोर। स्प्लिट एसी के आउटडोर में कंप्रेसर, कंडेंसर फैन मोटर, ड्रायर सर्विस वाली होते हैं। उसी प्रकार चेसिस माउंट कंडेंसर में भी वही भाग होते हैं। अगला प्रकार आता अपना रिमोट टाइप कंडेंसर, रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर। यह कंडेंसर कंप्रेसर व छोटे मोटरों से दूर लगा होता है। यानी ये प्रकार का कंडेंसर क्या होता है? आपके कंप्रेसर मोटर से दूर, कंप्रेसर और कंप्रेसर से दूर लगा होता है। इसमें प्राय छत पर या दीवार पर लगा दिया जाता है। यह 1 से 100 टन या इससे भी अधिक क्षमता वाली रेफ्रिजरेटिंग प्लांटों में उपयोग किया जाता है। फोर्स कन्वेक्शन में पंखे को घुमाने के लिए 0.1 HP से 0.2 HP की मोटर लगाई जाती है। इस प्रकार के कंडेंसर में फ्रीऑन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट में अधिक उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग फ्रीऑन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट के लिए अधिक होता है। इसे भी डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। देखो, ये दिखा रहेगा आपका रिमोट टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर का पूरा ही प्रकार। इसमें देखो, ये आपका कंप्रेसर वगैरह, ड्रायर वगैरह एक अलग यूनिट है, जिसमें ये प्रकार का मेंटेनेंस रूम हो गया या अलग रूम है। इसमें देखो, ये रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर क्या अलग से लगा होता है। ये छत व दीवार पे लगा सकते हैं। यानी रिमोट टाइप कंडेंसर में ना तो कंप्रेसर रहेगा ना ड्रायर रहेगा, ये दोनों ही अलग रहेंगे। और कंडेंसर क्या रहेगा? अलग रहेगा। और इवेपोरेटर कहाँ लगा देते हैं अपन? एयर कंडीशनिंग स्थान में या बिल्डिंग के अंदर। ये देखो, आपकी बिल्डिंग वाल यानी बिल्डिंग की दीवार आ गई, ये दीवार के बाहर है या छत पे है। ये क्या? ये मेंटेनेंस रूम में है, ये आपके एयर कंडीशनिंग रूम में है। इस प्रकार रिमोट टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर पूरा संपन्न होता है। यानी एयर कूल्ड कंडेंसर व कंडेंसर के प्रकार संपन्न होते हैं। अगला टॉपिक अपना रहेगा वाटर कूल्ड कंडेंसर।